हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपका रजत सर और आप सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूं बिहार आर्ट्स विद्याकुल यूट्यूब चैनल पर, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जो चैनल आपको देता है बिहार बोर्ड का टॉपर बनने की गारंटी। तो बच्चों, वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षा की भेरी का नाद हो चुका है, उसकी घोषणा हो चुकी है, पंचजन्य बच चुका है। तो अब आपको तैयार होना होगा 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि आपने फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, बहुत सारी चीजें छूटी हैं। बहुत से बच्चे बहुत अच्छा तैयार किए हुए हैं। तो अब यह समय आ चुका है कि अब आपको 2025 के लिए एक ऐसे हथियार के रूप में तैयार होना है कि आप भेदते चले जाइए बोर्ड परीक्षा के सारे किले। तो उसके लिए बिहार आर्ट्स विद्याकुल आपके लिए लेकर आ रहा है बहुत ही बेहतरीन टॉप क्लास रिफाइंड कंटेंट। और यही वो कंटेंट है जो आपको बिहार बोर्ड में स्टेट टॉपर का दर्जा दिला सकता है। तो इसलिए बच्चों, अब आप लोग एकदम सचेत हो जाइए। फर्स्ट ईयर तो निकल गया जैसे तैसे। अब आपको इंटर में एक एक क्षण अपनी पढ़ाई पे लगाना है, अपनी मेहनत को और आगे बढ़ाना है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों, हम आपको पढ़ाएंगे इतिहास। तो कोई भी विषय पढ़ने से पहले एक बार हम उसका होल सिलेबस डिस्कशन कर लें और यह डिसाइड कर लें कि हमको क्या पढ़ना है, कहां से कितने नंबर का पूछा जाना है। तो अगर हम एक योजना बना लेते हैं तो उस योजना को रणनीति में बदल लेंगे और फिर उसी रणनीति के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे और धीमे 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 हम चीजों को ग्रैस्प करते चलेंगे, उनको हम अपने अंदर जो है ग्रहित करते चलेंगे, उनको हम अपने अंदर पचाते चलेंगे और हमारी चीजें बहुत आसान होती जाएंगी। और जब बोर्ड परीक्षा आएगी उस समय आप मुस्कुराते हुए एग्जाम हॉल में जाएंगे और उससे डबल मुस्कुराते हुए बाहर निकलेंगे और कहेंगे रजत सर हमने फोड़ दिया। रिजल्ट आएगा तो आप टॉपर होंगे। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में आज हमारी जो पहली क्लास है, मैंने कहा कि विषय शुरू करने से पहले जरा विषय की योजना पे एक बार बात कर लेते हैं। तो विषय की योजना के लिए मैं आपके सामने आज लेकर आया हूं अपने इतिहास के सिलेबस का डिस्कशन। पहले यह क्लियर कर लें कि हमें पढ़ना क्या है, अपने हथियार तैयार कर लें और फिर हम एक एक हथियार चलाना शुरू करेंगे और फिर जो बोर्ड परीक्षा का किला है उसको देखना हम कैसे ढहाएंगे। अब देखिए, अगर हम बिहार बोर्ड कक्षा 12 के इतिहास पाठ्यक्रम 2024-25 या जो 24-25 का पाठ्यक्रम है आपका, अगर हम इसकी बात करें तो आपकी इतिहास जो है 3 भागों में विभक्त है। पहला, इतिहास का भाग 1। जब हम इतिहास के भाग 1 की बात करते हैं तो दरअसल वो होता है आपका प्राचीन इतिहास। फिर हम आते हैं भाग 2 पे, वो होता है आपका मध्यकालीन इतिहास। और फिर हम आते हैं भाग 3, ये होता है आपका आधुनिक इतिहास। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है विश्व इतिहास, तो अब आपको पढ़ना है भारत का इतिहास। विश्व का इतिहास इसलिए आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगा होगा क्योंकि उसमें अपनापन थोड़ा नहीं है। लेकिन भारत का जब आप इतिहास पढ़ेंगे, चाहे वो प्राचीन हो, चाहे वो मध्य हो, चाहे वो आधुनिक हो, तो इसमें आपको एक अंदर से ऐसा इंटरेस्ट आएगा ना, अपनी चीजों को जानने में बड़ा मजा आता है। तो बहुत मजेदार तरीके से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। एक लंबी लंबी कहानियों का दौर चलेगा और उसी कहानियों में आप ऐसे ऐसे कंसेप्ट समझेंगे, जब लिख के आएंगे बोर्ड परीक्षा में तो एग्जामिनर आपको ढूंढता फिरेगा कि प्रभु कहां थे, हम कब से आपको खोज रहे थे। अच्छा, तो ये हमारा जो है बेटा, ये पूरा हमारा सिलेबस का एक संक्षिप्त खंडवार इसका वर्गीकरण है। पहला भाग 1 है भारतीय इतिहास के कुछ विषय पार्ट 1। तो इसमें हम वही पुरातत्व और प्राचीन भारत से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले ये देख लेते हैं। प्राचीन भारत में, प्राचीन भारत में बेटा हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे ईंट मोती और हड्डियां। और ये हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के क्रम में। अगर हम वास्तव में देखें तो व्यवस्थित रूप से जो इतिहास चलता है वो हड़प्पा सभ्यता से ही चलता है। वैसे तो इतिहास का बहुत लंबा, फिर पुरा पाषाण काल, प्राग ऐतिहासिक काल, मध्य प्राग ऐतिहासिक काल, बहुत कुछ है। लेकिन हम अपनी इस किताब में जो शुरुआत करेंगे वो हड़प्पा से करेंगे। हड़प्पा का नगर कैसा था हम अभी लाएंगे, आगे हमारे सब वीडियोस आएंगे, आप देखेंगे कि भारत का इतना गौरवशाली इतिहास और उससे हम अब तक अनभिज्ञ। आप यकीन नहीं मानेंगे कि आप चौंक जाएंगे जब हम आपको बताना शुरू करेंगे। आप कहेंगे अरे यार ऐसा भी, अरे हाय ऐसा भी, अरे ओ हो ऐसा भी।
होगा। अच्छा, तो आपका जो पहला चैप्टर होगा बच्चा वो होगा ईंट, मनके और अस्थियां, या ईंट, मोती और हड्डियां, जो भी आप कह लीजिए। ये आप पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के क्रम में। तो मुख्य रूप से आपको इसमें हड़प्पा सभ्यता पढ़नी है। इसी में हम मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, रंगपुर, बनवाली, धौलावीरा, मकान, नालियां, सड़कें, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर आपका हो गया। उसके बाद दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे। दूसरा जो चैप्टर होगा वो होगा राजा, किसान और नगर या कस्बे, प्रारंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। फिर हम क्या करेंगे कि इतिहास का एक दौर है जो 600 ईसा पूर्व से शुरू होता है और 600 ईस्वी में खत्म होता है। मैंने तकरीबन 1000 साल का इतिहास पढ़ेंगे। और इस 1000 साल के इतिहास में हम मगध का साम्राज्य देखेंगे, हम अजात शत्रु, बिंबिसार, चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, इनकी सबकी बात करेंगे। हम इसी में बात करेंगे गुप्त साम्राज्य की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी आएंगे, चंद्रगुप्त भी आएंगे, समुद्रगुप्त भी आएंगे, हम इनको देखेंगे। अब क्या हुआ कि हमारा एक सेगमेंट हड़प्पा सभ्यता हो गया, दूसरा सेगमेंट हमारा हो गया जो 600 ईसा पूर्व से हम इसमें पढ़ेंगे मगध साम्राज्य, मतलब अपने पटना का पूरा गेम, कि दरअसल पटना की उत्पत्ति कैसे हुई और हमारे क्या जलवे थे किसी जमाने में, और हमें इस शिक्षा की क्रांति से उन्हीं जलवों को पुनः स्थापित करना है। ठीक है। अब इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तीसरा, तो इसमें हम जाति, बंधुत्व और वर्ग, या जाति, रिश्तेदारी और वर्ग पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे उस समय के समाज, मतलब इसमें हम जो 600 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व के बीच में पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे उस समय के राज्य कैसे थे और अर्थव्यवस्था कैसी थी। दो चीजें पढ़ेंगे इसमें, प्रशासन कैसा था, राजा कौन कौन थे, अर्थव्यवस्थाएं क्या क्या थी, ये सारा पढ़ेंगे। अगला वाला जो चैप्टर है वो इसका सामाजिक वर्गीकरण है, सामाजिक विस्तार में पढ़ेंगे हम कि सामाजिक विशेषताएं क्या क्या थी, लोगों के संबंध कैसे थे, विवाह कैसे होते थे, पुत्र और पिता का क्या सीन था, संपत्ति के अधिकार में क्या क्या होता था, स्त्रियों की दशा क्या थी, है ना, वर्ण व्यवस्था कहां पे थी, छूत, जाति प्रथा, छुआछूत, ये सब कहां पे एग्जिस्ट करता था, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। जनता का राजा के साथ क्या संबंध होता था, ये वाला चैप्टर जो है हम जो है ये टॉपिक पार्ट 3 में पढ़ेंगे। ये दरअसल 2 और 3 जो चैप्टर है वो एक पूरा एक चैप्टर है, लेकिन कुछ खंड इसमें पढ़ेंगे, कुछ खंड हम इसमें पढ़ेंगे। और जब हम इतना पढ़ लेंगे तो हमारा 600 ईस्वी से ईसा पूर्व से लगाकर 600 ईस्वी तक का जो पूरा इतिहास है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, पिक्चर एकदम साफ। हमने राज्य पढ़ लिए, हमने राजा पढ़ लिए, राजाओं का राजनीतिक सफर पढ़ लिया, अर्थव्यवस्थाएं पढ़ ली, मंत्री पढ़ लिए, प्रशासन पढ़ लिया, गांव कस्बे नगर पढ़ लिया। उसके बाद हम इसमें क्या संस्कृति थी, समाज कैसे संचालित होता था, क्या क्या नियम थे, धर्म सूत्र क्या थे, वर्ण व्यवस्था का क्या सीन था, सारी चीजें पढ़ के हम जो है 2 और 3 चैप्टर को क्लोज कर देंगे। इसमें जो आखिरी चैप्टर बचेगा, यानी जो आपका इतिहास का पार्ट 1 है, यानी प्राचीन इतिहास, इसमें 4 चैप्टर हैं। चौथा चैप्टर क्या है, विचारक, विश्वास और इमारतें। अब इसमें हम विचार, विश्वासक, इमारतों में क्या पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, जैन धर्म पढ़ेंगे, दक्षिण के कुछ धर्म हैं उनको पढ़ेंगे, हम इसमें स्तूप पढ़ेंगे, हम इसमें मंदिर पढ़ेंगे, हम इसमें सूफी पढ़ेंगे, हम इसमें वैष्णव, अलवार, नयनार पढ़ेंगे, हम इसमें भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो अब देखो, गौर से समझिए, पहले हमने प्रशासन और अर्थव्यवस्था पढ़ी, फिर हमने समाज पढ़ा, फिर हमने धर्म और संस्कृति पढ़ ली, हमारा मामला कंप्लीट हो गया पूरा। अब ये हमने प्राचीन इतिहास पढ़ लिया, बौद्ध, जैन, कापालिक और क्या कहते हैं तुम्हारे नयनार, अलवार, सारे के सारे हमने पढ़ लिए। अच्छा, अब चूंकि भारत हमारा जो है थोड़ा सा इतिहास के कई क्रमों से गुजरा हुआ है, तो आपका पार्ट 1 कंप्लीट। अच्छा, आप कहेंगे सर पार्ट 1 के लिए किताब कौन सी होगी, तो ये देखो है आपका पार्ट 1। ऐसी एक एनसीईआरटी की किताब आती है जिसपे लिखा होता है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1। ये वही किताब है जिसका सिलेबस हमने अभी आपके सामने डिस्कस किया। अब हम 4 चैप्टर पढ़ लेंगे, तो जब 4 चैप्टर पढ़ लेंगे तो हड़प्पा सभ्यता से लगा करके और 600 ईस्वी तक हमारा जो सारा तकरीबन 3000 साल का इतिहास है, 2500 साल का इतिहास, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा।
अब आप बात कहेंगे कि सर प्राचीन इतिहास पढ़ने का मतलब क्या है, क्या महत्व है इसका। हाँ, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई इसका मतलब क्या है। तो मतलब यह है बच्चों, इन 4 चैप्टर से कुल मिला के आपको नंबर कितने मिलेंगे, इन 4 चैप्टर से मिलाकर कुल मिला के नंबर आपको मिलेंगे 25। कितने? 25। अच्छा, तो आप कहेंगे 25 क्या। अब देखो, आपकी बोर्ड परीक्षा में क्या आता है, आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं आपके एमसीक्यू, मतलब टिक मार्क करने वाले। इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं आपके शॉर्ट आंसर्स, और बेटा इसमें 8 क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग आंसर्स। तो इसमें से क्या होगा कि आपको बहुत सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे, इसमें से आपको शॉर्ट आंसर्स भी मिल जाएंगे और लॉन्ग आंसर्स मिल जाएंगे। यानी इन 4 चैप्टर को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपके 25 नंबर आपकी जेब में चले गए। अब इस 25 नंबर में बहुत कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, तो आप बहुत कम लाएंगे। 20 नंबर हर हाल में आपकी जेब में जाने तय हैं। तो एक किताब पढ़ के हमने 4 चैप्टर पढ़े किताब के, और हमने 20 नंबर अपनी जेब में डाल लिए, मान लिया 5 जाने देते हैं। अब हम आते हैं दूसरे भाग पर, मध्य। देखो, प्राचीन भारत हो गया, हमने प्राचीन भारत के 4 चैप्टर पढ़े, हमारे जेब में 20 नंबर आ गए। मेहनत करनी पड़ेगी, वो हमारी जिम्मेदारी, कंटेंट हम देंगे, समझाएंगे हम, रिवीजन आपको करना होगा। अच्छा, अब इसके बाद की बात क्या होती है, अब इसके बाद चलता है बेटा भाग 2। तो भारतीय इतिहास के विषय भाग 2 में मध्यकालीन भारत की हम चर्चा करेंगे। अब मध्यकालीन भारत की जब हम चर्चा करेंगे तो इसमें क्या क्या मिलेगा, मध्यकालीन भारत में धर्म आंदोलन, यात्री वृत्तांत वगैरह वगैरह सब विषय इसमें शामिल होंगे। तो हम जरा वो चैप्टर्स देख लेते हैं, हमारी बात क्लियर हो जाएगी। अब देखो, यह है आपका पार्ट 2। इसमें क्या होगा, पार्ट 2 में है कुल मिला के 5 चैप्टर, अब तो 4 ही रह गए, नहीं 5 चैप्टर हैं इसमें बेटा, 5 चैप्टर हैं इसमें, 5। अच्छा, पहले चैप्टर में क्या है, यात्रियों की नजर से। देखो, भारत में तमाम विदेशों के लोग आए, उसमें कुछ आक्रांता आए, आक्रमण करने वाले, कुछ ने राज्य किया, कुछ इतिहासकार आए, कुछ साहित्यकार आए, कुछ केवल यात्रा करने आए। तो यहां पे बहुत से लोग आए। अब इस वाले चैप्टर में हम 3 का नाम पढ़ेंगे। कौन कौन? भारतीय इतिहास की जब हम बात करते हैं तो जब ये चैप्टर हम पढ़ेंगे यात्रियों की नजरियों से, तो हम भारत के इतिहास को उन लोगों की नजरों से देखेंगे जो भारत में यात्री बनकर आए, भारत के नहीं थे, वो भारत में यात्री बनकर आए। हम उनके चश्मे से देखेंगे कि भारत का इतिहास क्या है। अब ये 3 यात्री हम कौन कौन पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले हम बेटा पढ़ेंगे अलबरूनी। कौन पढ़ेंगे? अलबरूनी। अब अलबरूनी जब हम पढ़ेंगे तो अलबरूनी की एक किताब है किताबुल रहला। क्या है? अलबरूनी की किताब है किताबुल रहला। तो हम किताबुल रहला के बारे में सारी जानकारी देंगे, और दरअसल किताबुल रहला में ही भारत के बारे में जो कुछ अलबरूनी ने देखा सुना वो उसने अपनी किताब में लिखा। किताब हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, यानी अलबरूनी ने भारत के बारे में क्या सोचा, क्लियर। इसके बाद जो दूसरा बेटा नाम आएगा वो कौन आएगा? दूसरा नाम बेटा आएगा जिसकी किताब का नाम है रहला। ठीक है, वो मोरक्को का निवासी था, उसका नाम क्या था? मोरक्को का निवासी था, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं उसका नाम क्या था, इब्न बतूता। हाँ, क्या नाम था बेटा? इब्न बतूता। इब्न बतूता। तो अब हम दूसरा जो राइटर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इब्न बतूता। इब्न बतूता ने अपनी किताब लिखी रहला, और उसने रहला में भी भारत के बारे में लिखा। तो अब हम देखेंगे इब्न बतूता ने भारत को किस चश्मे से देखा। और इसके बाद एक हम यात्री देखेंगे फ्रांसवा बर्नियर। कौन सा बेटा? फ्रांसवा बर्नियर। ये फ्रांस से आया था। कहां से? फ्रांसवा बर्नियर देखेंगे। इसकी किताब का नाम है ट्रेवल इन मुगल अंपायर, उसमें देखेंगे। अब इन 3 यात्रियों की जब हम नजरिए से हम भारत को देखेंगे तो आपका बड़ा अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा। अच्छा, विदेश के लोग भारत के बारे में क्या सोचते थे, ये देखने के लिए हम इन 3 राइटर को पढ़ लेंगे, हमारा काम क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद जब हम चलेंगे तो हम चलेंगे भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वास और भक्ति ग्रंथों में परिवर्तन, लगभग 8वीं से 18वीं शताब्दी तक। अच्छा, अब इसमें हम क्या देखेंगे, जरा धार्मिक मामले देखेंगे। बहुत सारे धर्म सुधार आंदोलन चले, भक्ति आंदोलन चला, भक्ति आंदोलन को देखेंगे। भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म में चला, हम इसको भी देखेंगे। और भक्ति आंदोलन के जैसा ही जो मुस्लिम आंदोलन में चला आंदोलन, मुस्लिम धर्म में, उसको कहते हैं सूफी आंदोलन।
हम सूफी भी देखेंगे, कौन सूफी थे, निजामुद्दीन औलिया, है ना, क्या क्या कहते हैं, गंजे शकर बाबा फरीद, है ना, बख्तियार काकी देखेंगे, ठीक है, और हमारे अजमेर के मोइनुद्दीन चिश्ती को देखेंगे, कौन किस सिलसिले का था, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। क्लियर है बेटा? तो हम इसमें क्या देखेंगे, हिंदू और मुस्लिमों के जो धार्मिक पंथ हैं वो देखेंगे कि कैसे क्या हुआ, उनके क्या उद्देश्य थे, उन धार्मिक लोगों ने क्या क्या किया समाज के लिए, क्या योगदान रहा, हम ये देखेंगे। इसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, एक शाही राजधानी विजयनगर साम्राज्य। तो हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, उसके राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, देवराय, अच्युत राय, कृष्णदेव राय, तुलुब, क्या कहते हैं, हरिहर बुक का हम उसमें संगम, सुलभ, तुलुब, आरवीडू वंश पढ़ेंगे और देखेंगे हम्पी में ये मंदिर, हजारा का राम मंदिर, चिन्ना स्वामी मंदिर, कृष्णा स्वामी मंदिर, विठल मंदिर, गोपुरम, बहुत सारी चीजें हम देखेंगे। आप देख के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आज के 700 साल पहले भारत में यह जलवा था। हम विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य पढ़ने के बाद हम आएंगे किसान, जमींदार और राज्य, ये हम कृषि समाज और मुगल साम्राज्य, यानी हम फिर आ जाएंगे मुगल साम्राज्य में सीधे। मुगल साम्राज्य में हम यह पढ़ेंगे कि मुगल साम्राज्य में कृषि व्यवस्था क्या थी और किसानों का क्या सीन था राजा के साथ। किसानों के लिए मुगल राजा क्या करते थे, भूमि का वर्गीकरण कैसा था, किसानों से कितने टैक्स लिए जाते थे, उत्पादन कितना होता था, राजा किसानों की भलाई के लिए क्या करते थे, ये सारी चीजें हम मुगल दरबार के यानी मुगल साम्राज्य के संदर्भ में पढ़ेंगे। इसके बाद हम चलेंगे मुगल दरबार, इतिहास के माध्यम से इतिहास का पुनर्निर्माण। पांचवा जो चैप्टर होगा वो सीधा सीधा हमारा मुगल दरबार होगा। हम इसमें अकबर के बारे में, बाबर से शुरू करेंगे और औरंगजेब तक आ जाएंगे, फिर उसके बाद आधुनिक भारत शुरू हो जाता है। तो हम बाबर को पढ़ेंगे, हुमायूं को पढ़ेंगे, अकबर ने कितने युद्ध लड़े, जहांगीर ने क्या किया, शाहजहां ने क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया, ये सारी चीजें हम मुगल दरबार के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी किताब लिखी गई, इनके नौरतन कौन थे, है ना, अबुल फजल के बारे में हम चर्चा करेंगे, आईने अकबरी की बात करेंगे, अकबरनामा की बात करेंगे, बाबरनामा की बात करेंगे, तुझके बाबरी के बारे में बात करेंगे, हम इसमें सारी बात करेंगे। तो ये 5 चैप्टर जो है आपका पूरा मध्यकालीन भारत लपेट देंगे। अब आप कहेंगे साहब ये बताओ तो इसको पढ़ने का महत्व क्या। हाँ, अब अगर आपने इन 5 चैप्टर को पढ़ लिया तो एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर मिलाकर के ये नंबर आपके हैं 30। इसमें से हम 5 हटा देते हैं, हम इसमें से पकड़ लेते हैं केवल 25 नंबर। कितने? 25, यानी 25 आपके जेब में आ गए। अच्छा, तो हमने 5-5 घटा दिए, लाने को आप वो भी ला सकते हो, तो हमने 20 उसमें उठा लिए और 25 इसमें उठा लिए। तो हमारा ये 2 किताबें, यानी अब तक 9 चैप्टर पढ़ने के बाद हमने क्या किया कि 45 नंबर हमने अपने जेब में डाल लिए। अब इसके लिए आपको किताब कौन सी पढ़नी है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट वो नहीं है, बहुत बड़ी किताब, एक छोटी सी किताब है एनसीईआरटी की, ये मिलेगी आपको, भारतीय इतिहास के कुछ विषय पार्ट 2। इस पे ये सब चित्र बने होंगे, देखो ये हुमायूं दिख रहा है, ये सब ऐसे बने होंगे, आप इसको उठा लीजिए, हम इसी से आपको पढ़ाएंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं मुख्य भाग की, यह है आपका पार्ट 3। पार्ट 3 में है 6 चैप्टर। अब गौर से समझना, पहले वाले में प्राचीन में 4, मध्य में 5, आधुनिक में 6। अब यह वाला आपका बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम देखेंगे उपनिवेशवाद और ग्रामीण इलाके, आधिकारिक अभिलेखागार की खोज। हम इसमें देखेंगे कि अंग्रेजों ने किस तरीके से भारत को गुलाम बनाया और अंग्रेजों के भारत के ग्रामीण लोगों के साथ क्या संबंध थे, किस तरीके से अंग्रेजों ने भारत में अपनी जड़ें जमाई, और यह हम कैसे देखेंगे, अंग्रेजों की ही रिपोर्टों इत्यादि के माध्यम से देखेंगे कि अंग्रेजों ने भारत को किस तरीके से अपना गुलाम बनाया, अपने चंगुल में रखा। ठीक है, यह देखने के बाद फिर हम आगे चलेंगे और अंग्रेजों ने फिर भारत को गुलाम बनाया और फिर अंग्रेजों ने भारत पे इतने जुल्म किए, लोगों पर इतने जुल्म किए, इतने जुल्म किए कि फिर जनता खड़ी हो गई। उसने कहा भाई अब तो हद हो गई, जनता ने विद्रोह कर दिया और उस विद्रोह का नाम क्या था, 1857 का विद्रोह। और उसके प्रतिनिधि हम देखेंगे कि 1800, अब अगला जो चैप्टर होगा क्या होगा, इसी का परिणाम होगा अगला चैप्टर। क्या? विद्रोह और राज, मतलब 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या परिणाम निकले,
अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीयों को क्या मिला और इसका क्या योगदान रहा भारतीय राजनीति में, और किन किन लोगों ने आंदोलन में भाग लिया, किन किन ने नहीं लिया, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ लेंगे। हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब 1857 का विद्रोह हुआ, ठीक। इसके बाद हम इतिहास पढ़ें और महात्मा गांधी का जिक्र न करें, तब तो बड़ी बेईमानी है। इतिहास पढ़ें और महात्मा जी का अगर हम जिक्र न करें, घोर नाइंसाफी है, बहुत बड़ी नाइंसाफी है। अच्छा, तो अब क्या हुआ कि हम इसमें अगला जो चैप्टर हमारा होगा, तीसरा चैप्टर, औपनिवेशिक शहर, शहरीकरण योजना, वास्तुकला। इसमें हम देखेंगे कि अंग्रेजों ने 3 नगर बसाए, बहुत महत्वपूर्ण, बंबई, कलकत्ता और मद्रास। इन 3 में देखेंगे कि अंग्रेजों ने कैसे शहर बनाए, कैसे भारतीयों को वहां से भगाया और कैसे बंबई, मद्रास, कलकत्ता को अपने कब्जे में करके वहां बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, और उनकी इमारतें कौन सी स्टाइल में बनती थी हम ये भी देखेंगे। इंडो सौरसैनिक, गॉथिक, रोमन, कौन सी शैली थी सारी। अब इस चैप्टर के बाद जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो होगा महात्मा गांधी का। और महात्मा गांधी जो तो इतिहास में वो इंसान है कि लाइन वहीं से लगती है जहां से हम खड़े होते हैं। तो महात्मा गांधी जी जब आते हैं तो कम से कम 100 तोपों की पड़ाम पड़ाम पड़ाम, मतलब ये जलवा है महात्मा गांधी का भारतीय इतिहास में। अब हम पढ़ेंगे ये जो हमारा चैप्टर नंबर 4 होगा इसमें हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में। इनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले चंपारण, फिर खेड़ा, अहमदाबाद, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, और भारत छोड़ो के बाद फिर भारत की आजादी की मार। तो गांधी जी ने किस तरीके से अपने सत्याग्रह का प्रयोग किया और भारत को आजाद करवाया, ये सारी कहानी और उनके सारे आंदोलन जो है हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद क्या होगा, फिर भाई जब भारत आजाद हुआ तो भारत की आजादी की खुशी भी मिली, लेकिन एक गम भी सहना पड़ा। क्या, भारत आजाद तो हुआ लेकिन टुकड़ों में हुआ, टुकड़े हो गए भारत के। 1947 में भारत की आजादी मिली, लेकिन वो आजादी पूरी ना मिली, टुकड़ों में मिली। एक हिस्सा हमसे अलग कर दिया गया, वो पाकिस्तान बना। तो हम ना तो रो पाए ना तो हंस पाए। बहरहाल अब विभाजन क्यों हुआ, विभाजन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, कितना नरसंहार हुआ, कितना खून बहा, कितने सांप्रदायिक दंगे हुए, कौन कौन से शहर जो है धर्म की आग में जले, और किन कंडीशन में भारत का विभाजन हुआ, ये सारी बातें हम भारत के विभाजन में पढ़ेंगे। अब जब भारत विभाजन हो गया तो फिर अंग्रेज छोड़ के जाने लगे, तो फिर यह हुआ कि भाई भारत का शासन कैसे चलेगा, तो यह हुआ कि भाई भारत का एक संविधान होना चाहिए। भाई अंग्रेज चले गए, तो अंग्रेज जब चले गए तो फिर यह हुआ कि भाई जब अभी तो भारत का जो शासन है अंग्रेजों के हिसाब से चल रहा है, अंग्रेजी कानून के हिसाब से चल रहा है, तो जब अंग्रेज जा रहे हैं तो अंग्रेजों के कानून भी समाप्त हो जाएंगे, तो भारतीय लोग अपने कानून बनाएंगे और उसी को क्या कहते हैं, संविधान। तो क्या हुआ, भारत में फिर संविधान का निर्माण हुआ। आखिरी जो चैप्टर हमारा होगा, भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, और फिर हम संविधान को लागू करा के देश आजाद हो गया, संविधान लागू हो गया, हम हाथ जोड़ लेंगे, इतिहास का सिलेबस कंप्लीट। और इसमें मैं आपको वादा दिलाता हूं कि ये 45 के 45 अंक आपको मिलेंगे। अब आप कहेंगे साहब ऐसा क्यों? हां ऐसा है, ऐसा इसलिए है कि ये वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत पढ़ने में मजा आएगा, एक बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि इसमें जो है फुल में फुल नंबर मिल भी जाते हैं। अच्छा, तीसरी बात क्या, तीसरी बात यह है कि इसकी बहुत सारी घटनाएं आप पहले से जानते हैं। तो कुल मिला के हम इसमें 45 उठा लेंगे, तो 45 हमने उधर उठाए और 45 इधर उठाए, 90 नंबर आपकी जेब में आ गए। कितने? 90 नंबर 100 में से आ गए। और लाने की जब बात होगी तो कुल मिला के उसमें भी आप जो है, जैसे हमने तो केवल 20 जोड़े, आप 23 जोड़ सकते हैं। तो मैं आपको वादा दिलाता हूं कि इतिहास में 90 से 95 के बीच में आपके नंबर हमारी क्लास से क्लियर हो जाएंगे। अब आपकी मेहनत पे, अच्छा अब आप ये मत कहना, देखो मैं कंटेंट आपको ऐसा दूंगा कि आपके जो 100 क्वेश्चन या 100 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे एक भी बाहर नहीं जाएगा।
आपकी मेहनत के बल पे है। आप मेहनत करेंगे, बहुत अच्छा लिखेंगे तो 100 में से 100 नंबर ले आएंगे। लेकिन अगर आप हमारे साथ सामान्य मेहनत करेंगे, जितना हम पढ़ाएंगे उतना आप थोड़ा बहुत भूलेंगे, थोड़ा याद रहेगा। अगर सतत रूप से आपने बिल्कुल भी इतिहास नहीं पढ़ा है, अगर हमारे क्लास में आप लगातार जुड़े रहेंगे, हमारे साथ कदम ताल करके चलेंगे, तो आप यकीन मानना कि 95 नंबर मैं आपके जेब में डाल दूंगा। शेष 5 नंबर आपकी और मेहनत पे है। आप सारा याद रखिए जो हमने पढ़ाया, आपका वो भी गेम फाइनल हो जाएगा। लेकिन 95 नंबर अगर आप पा रहे हैं तो आपको बोर्ड का टॉपर बनने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। और इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा बेटा? इसके लिए आपको लेना पड़ेगा भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3। तो आप बाजार जाइए और कह दीजिए कक्षा 12 की हमको इतिहास की तीनों एनसीईआरटी दे दीजिए। कौन? तीनों एनसीईआरटी। बस आप इसको पढ़ते रहिए, हम जो क्लास में पढ़ाएं उसको पढ़ते रहिए। मैं तो दावा करता हूं 95 नंबर का। लेकिन आप यकीन जानिए कि अगर आपके अंदर कुव्वत है तो आप 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। लेकिन अगर 95 भी ले आएंगे, थोड़ा 100 नंबर बोल देना थोड़ा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर फिर थोड़े नंबर काटता भी है। आप कितना भी लिखिए, केवल पूरे में पूरे नंबर केवल गणित और फिजिक्स में ही मिलते हैं। तो थोड़ा बहुत नंबर तो काटेगा, लेकिन वो कितना भी काटेगा 95 नंबर से नीचे आपका नंबर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी। अभी रिजल्ट आने वाला है, मैंने पिछली बार पढ़ाया है आपके बिहार के, हमने अपने बिहार के बच्चों को इंटर में एग्जाम दे रहे हैं, अभी देखना सब आपके सामने होगा। मैं यूट्यूब पे लाइव होऊंगा बाकायदा मार्कशीट लेके। क्लियर है बेटा? तो ये आपके सिलेबस की योजना है। तो हम एक एक चैप्टर से एक एक टॉपिक उठाएंगे, उसको खूब चीरेंगे फाड़ेंगे, बढ़िया मटेरियल देंगे, आपको समझाएंगे, आप उसका नोट्स बनाएंगे, उसको याद करेंगे, रिवीजन करेंगे। देखना कहां कहानी पहुंचती है, सारी समस्या एक ही बार में दूर। तो बच्चों, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है बिहार आर्ट्स विद्याकुल। आप सभी लोग इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब न किया हो। इसको लाइक करिए, और जो आपके जान पहचान में लोग हों जो तैयारी कर रहे हों, उनको इसकी जानकारी अवश्य दीजिए कि भैया अब जो है बिहार बोर्ड में इतिहास का मामला समाप्त है। अब इतिहास की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि रजत सर जो है अब यूट्यूब पे विधिवत तरीके से आ रहे हैं। हमारी क्लास रहेगी प्रॉपर तरीके से, और हम आपको पूरा सिलेबस जो है इस पे कंप्लीट करवाएंगे। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपनी क्लास में मिलेंगे, ठीक है? और आप सब लोग जुड़िए, मेरी क्लास हमेशा 8 बजे रहेगी, याद रखना। कितने बजे? 8 बजे रात में, वही अपना पुराना टाइम। 8 बजे हो तो आप समझना रजत सर लाइव हो गए हैं। जैसे आपकी घड़ी में 8 बजे, आप समझ लेना कि दुनिया में कुछ हुआ हो ना हुआ हो, सूरज अस्त हुआ हो कि नष्ट हुआ हो, लेकिन रजत सर की लाइव क्लास शुरू हो गई है। तो 8 बजे याद रखना, 8 बजे हम आपको मिलेंगे, ठीक है बेटा? लाइव। तो नमस्कार, धन्यवाद। आपके अपने YouTube चैनल को खूब बढ़ाइए, खूब इसको आगे बढ़ाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इस सिलेबस को पूरा याद कर लीजिए। नमस्कार।